हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंके शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में काफी सारी बातें कर ली थी। तो वहां पे एक नाम आया था, BN राव। तो आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आता है, किसी का पर्टिकुलर नाम आता है, कुछ क्वेश्चन वहां से क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको उन सभी के बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे BN राव की। थोड़ी सी दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले डालिए BN राव। अब BN राव कौन थे? BN राव हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पहला पॉइंट, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जब ये सदस्य नहीं थे तो कौन थे। BN राव हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। इन्होंने ही भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो तय किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के संविधान का प्रारूप किसने तय किया था, तो आपको याद रखना है BN राव। याद रह जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे ये बनता है कि भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में बनने वाले पहले भारत की तरफ से न्यायाधीश कौन थे? तो BN राव भारत की तरफ से बनने वाले पहले न्यायाधीश थे इंटरनेशनल कोर्ट में। ये भी आपको याद रखना है। जो इन्होंने प्रारूप तय किया था, मतलब कि जो हमारे संविधान का जो प्रारूप इन्होंने बनाया था, उस पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसको आप याद रखेंगे। क्या नाम दिया गया है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जब इन्होंने प्रारूप तय किया, उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस प्रारूप समिति का एक अन्य नाम कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से नहीं देगा कि प्रारूप समिति का गठन किसने किया या अध्यक्ष कौन है। आप सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त को इसका गठन किया गया था। लेकिन प्रारूप समिति न देकर आपको दे दिया पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। आपको अगर पांडुलेखन समिति दे दिया तो आपको भी वही याद रखना है कि पांडुलेखन समिति बोले या प्रारूप समिति बोले, बात दोनों का एक ही है। ठीक है ना? तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वो लिख देता हूं। संवैधानिक सलाहकार। सलाहकार थे भारत की ओर से बनने वाले प्रथम न्यायाधीश। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। याद रह जाएंगे। 3 पॉइंट हो गए। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने जो प्रारूप समिति का गठन किया था, इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष की हम बातें करेंगे तो अध्यक्ष का नाम आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रह जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल कितने सदस्य थे? इसमें अगर हम कुल की बात करेंगे, कुल 7 सदस्य थे। यानी कि जो हमारी प्रारूप समिति गठित हुई थी उसमें कुल 7 मेंबर थे। पहले तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, उसके अलावा कौन कौन थे? नाम पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से कौन इसमें सदस्य नहीं था, या आपको 4 नाम दे देगा। उन 4 नाम में से जैसे KM मुंशी हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया, DP खेतान हो गए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें अब मैं आपको नाम लिखा देता हूं, आप उनमें नाम लिख लीजिए। तो पहले तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया, गोपाल स्वामी अयंगार, स्वामी
अयंगर, फिर के.एम. मुंशी, माधवराव, ठीक है, के.एम. मुंशी, माधवराव, उसके बाद आपका मोहम्मद सादुल्ला, ये मोहम्मद मुस्लिम लीग से थे, मोहम्मद सादुल्ला, ये जो थे ये मुस्लिम लीग से थे। और टी.टी. कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी, इनको डीपी खेतान की मृत्यु के बाद बनाया था। जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तब बनाया गया था किसको, टी.टी. कृष्णामाचारी को। तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर, ठीक है, एक तो कृष्ण स्वामी यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऊपर, ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आपको ये 7 नाम याद रखने हैं एक प्रारूप समिति के, ठीक है। बी एन राव हमारे अब खत्म हो चुके हैं, इनको बाद में देखेंगे कहीं पे और क्वेश्चन बनेगा तो इनका। तो हम बात कर रहे थे प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति का एक अन्य नाम क्या है, पांडुलिखन समिति है, भारत की ओर से, वो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से पहले अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले थे। उसके बाद आप क्या जाते हैं, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी हो गया, माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला, और उसके बाद आपका कृष्ण स्वामी अय्यर, टी.टी. कृष्णामाचारी, ये आपके 7 सदस्य थे। 29 अगस्त को 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 की हम बात कर रहे हैं, जब हमारा प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और आप सब जानते हैं इसी का काम क्या था, संविधान का जो प्रारूप तय हुआ था उसी पर विचार विमर्श करना, उसी पर चर्चा करनी, उसी पर बहस करना, इसी का काम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं। हो गया ना। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुल कितने अधिवेशन हुए भारतीय संविधान के। कुल अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे, मीटिंग्स की कह रहा हूं मैं, अधिवेशन की कह रहा हूं, जो अधिवेशन हुए थे, कुल अधिवेशन अगर आपसे पता करें, कुल अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो 11 + 1, कुल मतलब 12 अधिवेशन हुए थे। अब मैंने कहीं पे लिखा होता है 11 है, कहीं पे कुछ, तो मैंने 12 क्यों बताया, जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950 का जो लास्ट था उसको कई बार काउंट नहीं करते हैं, लेकिन 24 जनवरी 1950 के अगर हम लास्ट वाला काउंट करें अधिवेशन, तो कुल मिलाकर उसके 12 अधिवेशन हुए थे। आपको ये विशेष करके याद रखनी है, कई बार पूछा जाता है कि जो भारत का संविधान है उसके कुल कितने अधिवेशन हुए हैं। कुल अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो आपको लिखना है 12, ठीक है। उसके अलावा कई बार ऐसे परंपरागत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूछता है कि संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी, संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी। कुल अगर महिला की हम बात करेंगे तो कुल महिला आपकी 15 थी, लेकिन प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि प्रथम बैठक में कितनी थी। तो प्रथम बैठक में आपकी 9 महिलाएं उपस्थित थी। लेकिन अगर हम संविधान की हम चर्चा करेंगे तो पूरे संविधान की हम बात करेंगे तो पूरे संविधान में आपका 15 महिलाएं आ जाती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम प्रथम बैठक की बात करेंगे तो प्रथम बैठक में आपकी 9 महिलाएं आती है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, आप सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, तो कुछ जितने भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो चले गए थे। 73 सीटें हमारी मुस्लिम लीग को मिली थी, वो तो चले गए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो रह गए थे, मुस्लिम लीग से नहीं होने के बाद भी रह गए थे क्योंकि वो कांग्रेस से जीते थे। कुछ ऐसे थे मुस्लिम लीग से थे, फिर भी हमारे इस सभा में रह गई थे। तो एकमात्र मुस्लिम लीग से महिलाएं हमारे यहाँ पे थी संविधान सभा में, एक महिला जो मुस्लिम लीग से थी। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि पूरे संविधान में जितने भी सदस्य थे, पूरे संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे हमारे, उनमें केवल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उसका नाम पूछ सकता है आपसे, तो बेगम अय्याज रसूल, बेगम अय्याज रसूल आप नाम याद रखेंगे। एकमात्र
कौन महिला? मुस्लिम महिला। मुस्लिम महिला से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेगम अय्याज रसूल आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए छोटी सी कहानी है, सुना देता हूं, अच्छे से याद रखना है। 26 नवंबर की बात आती है। 26 नवंबर 1949 का दिन था। क्या हुआ उस दिन? हमारे कुछ आर्टिकल्स लागू करे गए। कुछ आर्टिकल्स का मतलब है 15+1। अब आप यहां से क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया 15+1 क्या होता है, ये कैसा आर्टिकल्स लागू कर दिया आपने? आज तक तो ऐसा आर्टिकल हमने संविधान में नहीं पढ़ा है। भाई पढ़ोगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 15+1 ये होता है कि 15 तो मेरे नॉर्मल आर्टिकल थे, एक स्पेशल आर्टिकल था। अब वो आर्टिकल कौन सा था? वो आर्टिकल था हमारा 394, अनुच्छेद 394। टोटल 16 अनुच्छेद, 15+1 कितना हो गया मेरा? 16। इनको जोड़ दीजिए, कुल बनाकर 16 अनुच्छेद मेरे 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। आपने कई बार, आप सब जानते होंगे, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि जो भारत का संविधान है वो 2 बार लागू हुआ। एक बार आंशिक रूप से लागू हुआ, एक बार पूर्ण रूप से लागू हुआ। जब हम बात करते हैं आंशिक रूप से लागू होने की, तो आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? आंशिक रूप से लागू हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, याद रह जाएगा। ये जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, उस 26 नवंबर के दिन 16 आर्टिकल्स हमारे लागू हो गए। लेकिन उसके बाद हमारा 26 जनवरी को भी लागू हुआ 1950 में। तो कितने आर्टिकल्स हमारे लागू होने थे? जब आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और आपके 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, सभी जानते हैं। लेकिन यहां तो हमारे 16 ही हुए हैं। जो 394 नंबर का आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 394, उसमें यह लिख दिया गया था कि भारत का शेष पोर्शन संविधान का जो है, यानी कि जो 16 अनुच्छेद अब तक लागू हो चुके हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, कि आर्टिकल 394 में ये लिख दिया गया था कि इन अनुच्छेदों को छोड़कर जो आज लागू हो चुके हैं, बाकी का हमारा शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ये कहां लिख दिया गया था? ये आर्टिकल 394 में साफ साफ लिख दिया गया कि ये जो अनुच्छेद हैं, इनको छोड़ करके जो बाकी के मेरे अनुच्छेद बचते हैं, 395 अनुच्छेदों को, यानी कि वो कह दीजिए मोटे तौर पर 380 जो आर्टिकल बचते हैं, वो मेरे 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये ऐसा कहां पे लिखा था? 394 में लिखा था। अब हमारे पास दो चीजें आ गई कि हमारे पास दो डेट आ गई, एक तो 26 जनवरी आ गई, एक 26 नवंबर आ गई। अब हमने 26 जनवरी को ही क्यों लिया? तो लेने को तो हम कोई और डेट भी ले सकते थे, या 26 नवंबर को ही पूरा कर सकते थे। तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 30 में, तो उस 30 में क्या हुआ कि भारत को प्रत्येक 26 जनवरी के दिन जो है आपका क्या बनाना था? स्वतंत्रता दिवस मनाना था। तो लेकिन जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त को आजाद हुआ। भाई जो भारत आजाद हुआ था, हाँ, वो 15 अगस्त को हुआ था, 1947 की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था, वो लिया था 26 जनवरी को। क्योंकि अधिवेशन, लाहौर के अधिवेशन में चर्चा हो गई थी, बात तय हो गई थी कि प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लेकिन अंग्रेज माने नहीं, अंग्रेजों ने करा 15 अगस्त को। तो हम 26 जनवरी को जो इतने दिनों से हम याद करते आ रहे थे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, ऐसे नहीं जाने देते थे। तो हमने सोचा कि जो हमारा संविधान का हमारा संविधान है, इसी को हम इस दिन 26 जनवरी को लागू करें, ताकि हम कोई भी डेट ना भूले। 15 अगस्त भी नहीं भूले, 26 जनवरी भी नहीं भूले। अब दोनों आपके अस्तित्व में आ गई। 15 अगस्त भी आपका स्वतंत्रता दिवस हो गया, 26 जनवरी को भी लागू हो गया आपका संविधान। बात फंसी फिर 26 नवंबर की। भाई 26 नवंबर में तो आपके 16 आर्टिकल्स लागू हुए हैं। तो एक अच्छे बड़े विधि ज्ञाता हुए हैं लक्ष्मीमल सिंघवी। क्या नाम था उनका? लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर कहा, भाई एक काम करो, 26 नवंबर को भी लेके चलो। जब तुम मना ही रहे हो कि तुमने 26 जनवरी मना लिया और 15 अगस्त भी मना लिया, तो 26 नवंबर क्यों बोलते हो? नवंबर वाले दिन तो आपके सबसे पहले तो संविधान नवंबर में लागू हुआ, 26 नवंबर को। तो उन्होंने क्या कहा कि इस 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाइए, कानून दिवस के रूप में। तो 26 नवंबर से आपसे पूछा जाता है कि 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? विधि दिवस। किसके कहने पर? लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर हम जो है अपना 26
नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी आपका आ जाता है, कई बार यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, विधि दिवस कौन सा है, आपका स्वतंत्र दिवस कौन सा है, गणतंत्र दिवस कौन सा है। तो गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी है, स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त है, 26 नवंबर आपका विधि दिवस है। तो ये बेसिकली आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे की बातें फटाफट करते हैं। तो ये सब नोट हो गया आपका, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन यहाँ पे और अच्छे अच्छे कैसे पूछे जाएंगे कि जिस दिन हमारी संविधान सभा अंतिम दिन मिली थी वो कौन सा था आपका, 26 नवंबर से, 26 जनवरी से पहले 26 जनवरी को तो लागू हो गया था, लागू हुआ, लेकिन इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी हमारे संविधान सभा की। उस दिन इसमें 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने थे, 280 मेंबर, यानी कि 26 जनवरी को 284 लोगों ने 284 लोगों में आने कितने थे 389, रह कितने गए थे 299, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चली गई थी, कुछ अन्य वैसे चले गए थे, तो कितने रह गए थे 299। 299 में से भी कितने मेंबर आए आपके 284। लास्ट के दिन यानी कि 24 जनवरी को 284 लोगों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम किसने किए थे, प्रथम मतलब सबसे पहले सिग्नेचर किसने किए थे संविधान पर, तो पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आप याद रखेंगे। और अंतिम भी आप याद रखेंगे कि अंतिम में किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। तो ये आपको दो नाम याद रखने हैं कि हमारे संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे अंतिम में किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंतिम में हस्ताक्षर किए थे। ये भी आपको याद रखना है। और 284 लोग उपस्थित थे, 284 लोगों ने अपने साइन किए थे किस दिन, 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फटाफट ये चीजें छोटी छोटी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखते चले जाइए, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है 15 अगस्त, क्योंकि उस दिन भारत आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को कितने मेंबर उपस्थित थे, तो 15 अगस्त 1947 को 299 संविधान सभा के सदस्य जो कर रहे थे वो 299 लोग कर रहे थे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आजाद हुआ था उस दिन संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे, क्योंकि विभाजन हुआ था ना 14 को और 15 को, तो विभाजन हुआ था, 14 को तो पाकिस्तान बना, 15 को बना इंडिया। तो उस दिन विभाजन हुआ तो मुस्लिम लीग जो थी वो चली गई थी पाकिस्तान की तरफ, बाकी जो सदस्य थे वो भारत में रह गए। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, वो समझने की आप पूरी पूरी कोशिश करना। समझ में नहीं आए तो भैया पूरा कमेंट बॉक्स में लिख देना कि समझ में नहीं आया, दोबारा से आपको मिल जाएगा, लेकिन समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा वहां से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखिए, हमारी जो संविधान सभा है वो काम कर रही थी, संविधान का निर्माण कर रही थी, लेकिन उस समय शासन व्यवस्था कैसे चल रही थी, भारत में शासन व्यवस्था चल रही थी। तो एक अधिनियम आया था 1947 का, और 1947 से लेकर के 1950 तक, जब तक हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक जो हमारी शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम से ही हमारी चल रही थी। आर्टिकल 395 जब लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, तो हमने ये 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, जो हम शासन व्यवस्था चलाते आ रहे थे, फिर हमने अपना संविधान से चलाई। आप सब जानते हैं कि जो हमारे पहले चुनाव है, यानी कि आप कह लीजिए संविधान के बाद के जो पहले चुनाव है वो 1952 में संपन्न हुए, लेकिन जो संविधान का संशोधन है वो पहला 1951 में हुआ। आप सब जानते हैं कि जो संविधान का संशोधन है वो कौन करता है, वो संसद करती है। और संसद तो कब अस्तित्व में आई, संसद अस्तित्व में आई 1952 में, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही हमारे क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। तो 1951 में कैसे संशोधन कर दिया, तो जो हमारी संविधान सभा थी इसके दो काम थे। पहला काम था संविधान का निर्माण करना, और दूसरा था शासन चलाना। एक तो संविधान का निर्माण हो गया, तो दूसरा शासन चलाना, या आप कह सकते हैं संसद का काम करना था।
और जो संविधान का निर्माण कर रही थी इसके अध्यक्ष बनाए गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो संसद के रूप में काम कर रही थी उसके जीवी मावलंकर, नाम याद रखेंगे। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कि कैसे हमारा संविधान संशोधन हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है, ना भी पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 1951 में तो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ है, 1952 में संसद बनी है, क्योंकि संविधान में जो संशोधन है वो संसद ही कर सकती है, तो ऐसे कैसे संभव है? संभव ऐसा है कि जो हमारी संविधान सभा बनी थी वो दो काम करती थी। पहला रूप में संविधान का निर्माण करती थी, दूसरे रूप में संसद का काम करती थी। जो संसद का काम करती थी उसके 10 सदस्य बने जीवी मावलंकर। याद रह जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टेटमेंट में आपको लिखवा देता हूं, वो लिख लीजिए। जैसे आपसे पूछेगा कि दक्ष पायलट की संज्ञा किसको दी जाती है? दक्ष पायलट की संज्ञा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको दी? भीमराव अंबेडकर जी को। उन्होंने एक स्टेटमेंट और लिखा था कि अगर मैंने संविधान में कोई अपना अच्छा काम किया है तो वो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन करके किया है। कि जो स्टेटमेंट है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने भाषा में लिखे हैं। कुछ स्टेटमेंट विदेशियों के हैं। एक जाति की संज्ञा किसने कही? चर्चिल ने। याद रह जाएगा। एक जाति की संस्था किसने कही या एक जाति की संज्ञा किसने दी? विंस्टन चर्चिल है, जो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है ना, उसको आप याद रखेंगे कि एक जाति की संज्ञा किसने दी। उसके बाद आपसे के वी राव, आपसे के मुंशी या के वी राव का एक नाम आता है, के वी राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक व जननी कहा संविधान की। आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान की जनक व जननी किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसने कहा था? के वी राव ने कहा था। इन्होंने किसको कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर थी संविधान सभा की, आज हमारी समाप्त होती है। जो अगला चलेगा आपका चैप्टर वो चलेगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। वहां से काफी सारे क्वेश्चन, मतलब ये देख लीजिए छोटी सी प्रस्तावना है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनाती है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से ये फर्स्ट चैप्टर आपका संविधान सभा कंप्लीट हो गया आज। यहाँ से कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि ये पूछना चाहिए या आपका खुद का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 अवेलेबल होता है, उसमें लिखिए और भेजिए क्वेश्चन को अपने को। साथ में अपने दोस्तों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब तक क्लास पहुंचनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आपको पीडीएफ, क्लास नोट सब कुछ अवेलेबल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, सीधे सीधे आप जुड़ जाइए 10 लेक्शन क्लासेस से और आप अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी को करते जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप एक बार विश्वास करके देखिए, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं मिले तब बोलना है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।